नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल पढ़ रहे थे। और आज की इस क्लास के अंदर हम उसकी जो प्रश्नावली 6.2 है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। और अगर हमारे चैनल अरावली पाठशाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। देखना, जब हम प्रश्नावली 6.2 की बात करते हैं तो हमने जो अपनी पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर दो थ्योरम की चर्चा की थी। एक थी अपने पास बीपीटी और एक कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। उसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये पहला सवाल है, इसको अगर हमें हल करना है तो हमें बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए। और बीपीटी थ्योरम के अंदर हम क्या कहते हैं कि जब अपने पास कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं जो कि त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को अगर विभाजित करें तो हम कहते हैं कि जिस अनुपात में वो विभाजित करेगी वो अनुपात दोनों भुजाओं के लिए समान रहेगा। जैसे मैं कोई ट्राइंगल लेता हूं, ये ट्राइंगल है, इसका नाम मैंने रखा ABC। इसको इस भुजा ने विभाजित कर दिया, ये जो रेखा थी इसने इसको विभाजित किया। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है। तो ये जो PQ रेखा है जो BC के समांतर है और AB और AC को विभाजित कर रही है, कौन से बिंदु पर? P और Q पर। तो ये जिस बिंदु पर विभाजित कर रही है वहां पर अगर हम अनुपात देखें तो अनुपात अपने बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर AP और PB का अगर अनुपात लेते हैं, AP के बटे में हम PB लिखते हैं तो वो मान किसके बराबर आएगा? AQ और QC के अनुपात के बराबर। ये अपने पास होती है बीपीटी थ्योरम कि जब कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचे और वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करेगी वो अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा, यानी दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ से हमने अनुपात लिखा AP बटे PB और यहाँ से अनुपात लिखा AQ बटे QC, तो वो अनुपात क्या आएगा? बराबर। ये तो हमने कहा था बीपीटी में। और इसका कन्वर्ज क्या बोला था कि अगर ये अपने पास अनुपात दिया हुआ है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये हमें अगर दिया गया है तो वहां से हम लिखेंगे कि PQ और BC आपस में क्या है? समांतर है। तो वहां से हम क्या लिखते हैं कि जो PQ और BC है वो समांतर होती है। तो ये तो हम कहते हैं बीपीटी में और ये हम कहते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में। इसी की सहायता से हमें इन सवालों को हल करना है। देखना अपने पास सवाल क्या है। सवाल के अंदर कहा गया है कि जो DE और BC रेखा है वो दोनों डायग्राम में समांतर है। इधर भी DE और BC समांतर है, इधर भी DE और BC समांतर है। जो पहला डायग्राम है इसके अंदर हमें ये भाग निकालना है EC। जो AC का छोटा भाग है वो तो है AE और जो बड़ा भाग है EC, तो उस EC को हमें निकालना है। जो दूसरा डायग्राम है उसके अंदर जो AB भुजा है उसका जो छोटा वाला भाग है AD, वो हमें निकालना है। तो इसको हम बीपीटी की सहायता से हल करेंगे। देखना, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम क्या लिखते हैं, अगर बीपीटी थ्योरम के आधार पर हम कहे कि अगर DE और BC क्या है? समांतर है, तो यहां से अगर हम भुजाओं का अनुपात लिखते हैं तो वो अपने पास आएगा AD बटे BB। तो इधर से अनुपात लिखेंगे तो AE बटे EC। ये अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि AD का मान कितना है अपने पास? AD का मान है यहाँ पर अपने पास, AD का मान लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1.5 और DB का मान कितना है? DB का मान है 3 बराबर में। AE का मान क्या है? 1 है और EC का मान हमें ज्ञात करना है। अगर इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये अपने पास आ जाएगा 1/2 बराबर 1/EC। EC का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो अपने पास EC बराबर क्या आ जाएगा? EC बराबर आ जाएगा अपने पास 2 सेंटीमीटर। तो बीपीटी के हिसाब से अगर पहले डायग्राम को हल करते हैं तो अपने पास ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है AC का जिसका नाम है EC, वो अपने पास कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। किस प्रकार से लिखेंगे? क्योंकि DE और BC समांतर है तो बीपीटी में हम कहते हैं कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं
तो वो रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से इनका अनुपात लिखा और यहाँ से इनका अनुपात लिखा, दोनों को बराबर किया, दोनों की वैल्यू पुट की। तो AD का मान था 1.5, DB का मान था 3, AE का मान था 1 और EC का मान था EC, क्योंकि EC की वैल्यू हमें निकालनी थी। यहाँ से हमने 1.5 से 3 को काटा, डबल होता है, 2 बार कट गया, तो 1/2 बराबर आया 1/EC। यहाँ से EC का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो EC बराबर अपने पास कितना आया 2 सेंटीमीटर, वही हमें निकालना था। अब अगर हम सेकंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी तो DE और BC समांतर है, तो यहाँ से भी जो अनुपात लिखेंगे वो क्या आएगा, AD/DB और AE/EC। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। AD का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो AD एज इट इज। DB का मान कितना है अपने पास 7.2 बराबर, AE का मान है अपने पास 1.8 और EC का मान है 5.4। तो AD बराबर अपने पास कितना आएगा 1.8, ये 5.4, ये 7.2 भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में। देखना अगर यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 आएगा। अगर यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। देखना यहाँ का पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, यहाँ का पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, यहाँ का पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया। देखना 10 से 10 कैंसिल हो गया, 18 से काटे तो 18 तिया 54, 18 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 को 72 से काटे तो ये अपने पास हो जाएगा 24, यानी AD बराबर अपने पास कितना आएगा 24 और बटे में 10, 10 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमारे पास जो छोटा टुकड़ा है AD, उसका मान कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। किस प्रकार से निकाला, BPT के द्वारा अनुपात लिखा, अनुपात के अंदर हमने वैल्यू पुट की, केवल AD की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो ये भाग में था, बराबर के इधर भेजा तो गुणा में। पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गए 0, ऊपर पॉइंट वाली 2 संख्या थी तो नीचे 10 10 2 बार, नीचे पॉइंट वाली 1 संख्या थी, ऊपर 10 आया 1 बार। 10 से 10 काट दिया, फिर 18 से 54 काटा 3 बार, 3 से 72 काटा 24 बार, 24 के अंदर 10 का भाग दिया तो अपने पास कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, आसानी से हो जानी चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ नहीं है, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम ट्राइंगल PQR बनाते हैं अपने पास ये ट्राइंगल लिया हमने PQR। देखना कि किसी ट्राइंगल PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, कि PQ पर तो स्थित है E और PR पर स्थित है F। PQ पर अपने पास बिंदु है E और PR पर बिंदु है F। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति A के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं है। यहाँ पर जो अपने पास ये भुजाओं की माप दी है, इसके आधार पर हमें बताना है कि क्या जो EF है वो QR के समांतर है या नहीं है। देखना अगर P बराबर हम 3.9 सेंटीमीटर लिखते हैं, यानी ये वाली भुजा हो जाएगी अपने पास 3.9 सेंटीमीटर। फिर EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर लिखते हैं 3 सेंटीमीटर। PF बराबर लिखा है 3.6 सेंटीमीटर, PF लिखा 3.6 सेंटीमीटर, और FR बराबर लिखा है 2.4 सेंटीमीटर। देखना अपने पास त्रिभुज है और बोला है कि EF समांतर क्या होनी चाहिए QR। तो देखना जो EF समांतर QR है, EF समांतर QR, ये वाली स्थिति कब होगी कि EF और QR समांतर कब होंगे, जब यहां से भुजाओं का अनुपात क्या आ जाए बराबर। यानी EF समांतर QR तभी होगा जब PE बटे में
ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर हो। यानी ई एफ और क्यू आर तभी आपस में समांतर होंगे जब पीई और ई क्यू का अनुपात और पी एफ और एफ आर का अनुपात आपस में क्या आ जाएगा, बराबर। एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि अनुपात बराबर है या नहीं है। पीई का मान है अपने पास 3.9, ई क्यू का अनुपात है, ई क्यू की जो वैल्यू है वो 3 है, पी एफ का मान है अपने पास 3.6 और एफ आर दिया गया है 2.4। देखना यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से पॉइंट आया नीचे 10, यहाँ से पॉइंट आया ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। मतलब अपने पास कितना बचा, 39/30 और ये आया अपने पास 36/24। काटने की कोशिश करते हैं, कटता है तो अगर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार। अगर 12 से काटे तो ये 12 से कटेगा 3 बार और ये 12 से कटेगा 2 बार। यानी यहाँ पर अपने पास कितना आया, 13/10, जबकि यहाँ पर अपने पास आया 3/2। क्या 13/10 और 3/2 आपस में बराबर होता है या आपस में बराबर नहीं होता? यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। अतः ई एफ व क्यू आर समांतर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आ जाता तब हम कहते हैं कि ई एफ तथा क्यू आर समांतर है, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं आ रहा, अतः हम कहेंगे कि ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेम वो का वो सवाल, केवल अब की बार वैल्यू क्या कर दी है, बदल दी है। तो वापस ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर ई स्थित है, यहाँ पर एफ स्थित है। भुजाओं की माप लिख लेते हैं। पीई बराबर है 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, फिर पीएफ बराबर है 8 सेंटीमीटर और आरएफ है 9 सेंटीमीटर। यहाँ से ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, जब पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर हो। जब ये वाली कंडीशन होगी तभी हम कहेंगे कि ई एफ और क्यू आर आपस में क्या है, समांतर है। तो वैल्यू पुट करते हैं। पीई की वैल्यू है अपने पास 4, ई क्यू की वैल्यू है अपने पास 4.5, फिर अपने पास पी एफ का मान है 8 और एफ आर का मान है 9। ये अपने पास वैल्यू लिखी हुई है, ये 4 है, ये 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है। देखना यहाँ पर अगर हम अनुपात लिखना चाहे, यहाँ पर अगर हम क्या लिखना चाहते हैं, अनुपात, तो 4 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0, यानी 40/45 हो जाएगा। पॉइंट हटाया ऊपर 10 आ गया, इधर है 8/9। देखना अगर 5 से काटे तो 5 से कटता है, ये 5 अठे 40 और ये 5 9 45। मतलब यहाँ से अनुपात कितना आया, 8/9 और यहाँ से भी अनुपात क्या है, 8/9। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ई एफ तथा क्यू आर आपस में क्या है, समांतर है। लिखेंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर है, ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं आता तब हम कहते कि यह समांतर नहीं है। बीपीटी थ्योरम कहती है हमें कि अगर कोई दो भुजा है, उसके अंदर कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हैं और शेष दो भुजा हैं तो उनको वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, वो बीपीटी में कहा जाता है। और उसका कन्वर्ज ये कहता है कि यदि अनुपात बराबर है तब जो
भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, समांतर होती है। तीसरा सवाल है अपने पास, वापस ट्राइंगल बनाना है। त्रिभुज पी क्यू आर, एक बिंदु E है, एक बिंदु F है। पी क्यू की माप कितनी दी है, अब की बार ध्यान रखना, अब की बार पी क्यू की माप दी है 1.28, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी माप कितनी दी है, 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरी माप दी है पी क्यू की। पी आर बराबर कितना दिया है, 2.56, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2.56 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। फिर पीई बराबर दिया है 0.18, पीई बराबर कितना दिया है, 0.18 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और पीएफ दिया है 0.36, ये दिया है 0.36 सेंटीमीटर। देखना, जब पी क्यू बराबर है 1.28 और उसके अंदर से जो पीई है वो है 0.18, तो पीछे वाला भाग हमें ई क्यू निकालना है। तो ई क्यू कब आएगा, जब इस पूरे के अंदर से ये वाला भाग हम घटा दें। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर पी क्यू बराबर अपने पास कितना है, 1.28 सेंटीमीटर, और साथ में दिया है पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो ई क्यू है वो किस प्रकार से अपने पास निकलेगा, इस पूरे भाग के अंदर से ये वाला भाग हम घटा दे तो पीछे ई क्यू ही बचेगा। पूरा भाग है अपने पास पी क्यू और उसके अंदर से हमें छोटा वाला ये भाग घटाना है, ऊपर वाली वैल्यू है 0.18, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ई क्यू अपने पास कितना आएगा, 1.28 माइनस 0.18, घटाएंगे तो ई क्यू बराबर आ जाएगा अपने पास 1.10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास हो जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हमें एफ आर भी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जब पी आर बराबर लिखा हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, हमें एफ आर निकालना है। तो पूरे भाग में से ये ऊपर वाला भाग घटा दे तो लिखेंगे जो एफ आर है वो अपने पास किस प्रकार से आएगा कि पी आर के अंदर से हमें पी एफ घटा देना है। पी आर में से क्या घटाना है, पी एफ, यानी पूरे के अंदर से ये ऊपर वाला भाग घटा दो। अब अपने पास क्या आ जाएगा, एफ आर आएगा अपने पास 2.56 माइनस 0.36, तो एफ आर बराबर आ जाएगा अपने पास 2.20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम वापस अनुपात लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर, ये कब होगा, जब यहाँ से अनुपात बराबर आ जाए, यानी पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अगर ये कंडीशन है तब हम कहेंगे कि ई एफ और क्यू आर आपस में बराबर है। पी ई की वैल्यू अपने पास कितनी है, पी ई की वैल्यू है अपने पास 0.18 बटे में ई क्यू की वैल्यू हमने निकाली है 1.10। फिर पी एफ की वैल्यू है अपने पास 0.36 और एफ आर की वैल्यू है अपने पास 2.20। देखना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, मतलब कट जाएगा, आएगा अपने पास 18/110 बराबर। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इधर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी लिखेंगे 36/220। देखना, यहाँ से ये भी कटता है और ये भी कटता है। अगर काटने जाए, ज़्यादा नहीं काटे, केवल यहाँ से 2 से काट दे इसको, ये अपने पास आएगा 18/110 और ये भी कितना हो जाएगा, 2 से काटा तो 18, तो ये आ जाएगा 110, यानी इधर भी 18/110 आ रहा है, इधर भी 18/110 आ रहा है, मान बराबर है, यानी हम कहेंगे कि ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर है।
आप चाहे तो इसको आगे की और भी काट सकते हैं। जैसे अगर इसको काटना चाहते तो 2 से और कटेगा, ऊपर आ जाएगा 9 और बटे में आ जाएगा अपने पास 55। यहाँ पर भी काटेंगे तो ऊपर 9 नीचे आ जाएगा 55। काट कर देख लेते हैं, हो जाएगा 9/55 और ये भी आएगा अपने पास 9/55। अतः EF है वो QR के समांतर है। अगर अनुपात बराबर आ रहा है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से हम क्या कहेंगे कि जो EF और QR है वो समांतर है। जब हमें रेखाएं समांतर दी हो और अनुपात निकालने को कहे तब हम कहेंगे कि बीपीटी की सहायता लेनी है, और जब अनुपात बराबर दिया है और वहाँ से हम समांतर निकालते हैं तब हम वहाँ पर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी की सहायता लेते हैं। यानी अभी हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज कर रहे हैं कि अनुपात बराबर आ रहा है तो ये जो भुजाएं होगी EF और QR वो समांतर होगी। और बीपीटी में क्या करते हैं कि जब EF और QR समांतर होती है तब हम यहाँ से अनुपात बराबर लिखते हैं। ये ध्यान रखना है कि भुजाएं अगर समांतर है तो अनुपात बराबर निकलेगा, वो बीपीटी के अंदर है। और जब अनुपात बराबर है और भुजा समांतर आती है तब हम उसको बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि आकृति में यदि LM समांतर BC है, कि ये LM और ये CB रेखा है वो क्या है, समांतर है, और LN और CD समांतर है, LN और CD समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB, AM/AB और बराबर AN/AD मतलब छोटे भाग के बटे में क्या लिखना है, बड़ा भाग। कि जब समांतर रेखा है तो छोटे भाग के बटे में पूरा का पूरा बड़ा वाला भाग भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। देखना यहाँ पर गिवन क्या है अपने पास, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है अपने पास कि LM समांतर CB और LN समांतर CD, ये मैं सवाल में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AM/AB, AM/AB बराबर AN/AD, AN/AD, ये हमें सिद्ध करना है। देखना इसको हल करते हैं। पहले हम ट्राइंगल ऊपर वाला ले, क्योंकि इसके अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। ये अपने पास ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है और इसके अंदर ये त्रिभुज की एक भुजा है जिसके समांतर एक ये रेखा खींची है। तो ये जो रेखा है वो, जो ये दो भुजा है AC और AB, इनको समान अनुपात में विभाजित करेंगी। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल चूज करते हैं त्रिभुज ACB में, ट्राइंगल लेते हैं ACB। इसके अंदर में क्या पता है कि जो LM है वो समांतर है CB के, तो हम BPT की सहायता ले सकते हैं कि जब रेखाएं समांतर है तो वहां पर अनुपात क्या आता है, बराबर। तो लिखेंगे BPT से, यानी थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लिख सकते हैं, अनुपात है वो बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AL/LC, AL/LC बराबर AM/MB, AM/MB। इसके बटे में ये लिखा और इसके बटे में ये लिखा, क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज चुना था ACB और ये LM और BC आपस में क्या है, समांतर है। तो ये जो LM रेखा है वो इस AC और AB इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ से AL के बटे में LC लिख सकते हैं और AM के बटे में MB लिख सकते हैं। ये अपने पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही नीचे भी एक त्रिभुज है और उसके अंदर भी LN और CD क्या है, समांतर है। तो जो LN रेखा है वो इस AD और AC इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ से भी हम AL/LC और AN/ND लिख सकते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल चूज करते हैं, ट्राइंगल ACD में। ट्राइंगल ACD में क्या लिखेंगे कि अपने पास जो LN है वो रेखा CD के समांतर है। ये हमको सवाल में गिवन है, दिया हुआ है। ये दोनों चीजें हमें सवाल में दी हुई थी। तो BPT से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि AL बटे LC, AL बटे LC बराबर AN बटे ND, AN बटे ND, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देखना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम देखते हैं तो पता चलता है कि AL बटे LC है वो AM बटे MB के बराबर भी है, और AL बटे LC है वो AN बटे ND के बराबर भी है। मतलब ये LHS वाले भाग है वो क्या है, बराबर है, यानी जो RHS वाले भाग होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि जब AL बटे LC दोनों के अंदर आ रहा है तो AL बटे LC इसके बराबर है और AL बटे LC इसके बराबर है, यानी ये दोनों भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। AM बटे में MB बराबर AN बटे में N। देखना हमें रिजल्ट के रूप में क्या चाहिए, रिजल्ट के रूप में हमें AM चाहिए, लेकिन MB नहीं चाहिए, क्या चाहिए, AB चाहिए। कि MB वाली भुजा हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी भुजा चाहिए AB, यानी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि MB हट जाए और उसकी जगह क्या आ जाए, AB। अगर हमें MB से AB लाना है तो AM को अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब MB के अंदर हमें AM प्लस के अंदर लिखना है। अब डायरेक्ट अपनी मर्जी से नीचे प्लस में नहीं लिख सकते। सेम ऐसा कैसा, हमें AN के बटे में ND नहीं चाहिए, AN के बटे में AD चाहिए। अब ND से AD कब आएगा, जब उसके अंदर AN ऐड किया जाए। मतलब यहाँ पर हमें MB के अंदर AM ऐड करना है और ND के अंदर AN ऐड करना है। अब डायरेक्ट तो ऐड होगा नहीं, यहाँ पर अगर आप इसको हम पलटते हैं, इसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं, तो अपने पास जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला भाग है वो नीचे आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम समीकरण 3 नाम देते हैं तो हम समीकरण 3 को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। समीकरण 3 को पलटने पर, अगर हम समीकरण 3 को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, MB बटे में AM बराबर ND बटे में AN। हमने इसको पलट के लिख दिया। अब देखना, अब हमें MB के अंदर AM ऐड करना है। मतलब ये AM हमें ऊपर चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब यहाँ पर हम एक ऐड करें, क्योंकि एक ऐड करोगे तो LCM लेना पड़ेगा, और LCM लोगे तो LCM AM आएगा, तो AM तो नीचे ही रहने वाला है, और LCM एक होगा तो ये AM का चला जाएगा ऊपर। सेम वैसे के वैसे अगर इधर भी एक ऐड करेंगे तो AN नीचे ही रहेगा LCM के रूप में, और LCM लेंगे तो AN ऊपर भी चला जाएगा। यानी हमें दोनों पक्षों के अंदर क्या करना है, एक ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा MB बटे AM प्लस 1, और ये हो जाएगा ND बटे AN प्लस का 1। अब नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, इधर भी नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक। यहाँ पर अगर हम LCM लेंगे तो LCM क्या आ जाएगा, AM का भाग AM में एक बार, एक का गुणा MB के साथ MB प्लस एक का भाग AM में AM बार, AM का गुणा एक के साथ, ये आ गया ऊपर AM, और यही हमें रिजल्ट के रूप में चाहिए था। वैसे यहाँ पर भी LCM आ जाएगा AN, और ये हो जाएगा ND प्लस AN। जब MB और AM को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा AB और बटे में AM, और ये हो जाएगा अपने पास AD बटे में AN। इसको माना हमने समीकरण नंबर 4। देखना 3 को हमने पलटा था तो अपने पास 4 आ गया है। अब 4 को वापस पलटेंगे तो पहले वाला रूप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो हमने यहाँ पर पलटने का काम किया था उसका उल्टा वापस यहाँ पर करना है, यानी समीकरण 4 को भी हमें पलटना है। समीकरण 4 को पलटने पर, अगर हम समीकरण को 4 को पलट दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो AM है वो ऊपर चला जाएगा, AB है वो नीचे आ जाएगा, AN है वो ऊपर चला जाएगा, और AD है वो नीचे आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, AM बटे AB और AN बटे AD। देखना यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है
कि जब भी अपने पास कोई त्रिभुज है और वहाँ पर जो बीपीटी थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एक छोटा भाग और उसके बटे में पूरा भाग, यानी यहाँ से हम ए एम बटे ए बी भी लिख सकते हैं और ए एल बटे ए सी भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बीपीटी थ्योरम की बात करते हैं तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर लिखते ही हैं, साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि छोटे भाग के बटे में पूरा भाग भी लिख सकते हैं। इसका एक छोटा भाग लो और उसके बटे में पूरा भाग, यहाँ पर भी एक छोटा भाग लो और उसके बटे में पूरा भाग, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 है अपने पास कि आकृति में डीई समांतर एसी है, यानी जो डीई है वो एसी के समांतर है और डीएफ है, ये जो डीएफ है वो एई के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, ये आता है। देखना अपने पास गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है डीई समांतर एसी और एक लिखा है डीएफ समांतर एई। ये मैं सवाल में गिवन है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें कि बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। देखना हमें जो गिवन है उसी की हमें हेल्प लेनी है। यहाँ पर हमें दो भुजाएं समांतर बोली है त्रिभुज के अंदर कि जो डीई है वो एसी के समांतर है। तो हमें देखना है कि डीई और एसी कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। तो डीई तो अपने पास ये रहा और एसी अपने पास ये रहा। अगर इनकी बात करें तो ये बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल चुनेंगे ए बी सी। इसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या पता है कि जो डीई है वो एसी के समांतर है, तो लिखेंगे डीई समांतर एसी। ये हमें सवाल में गिवन है, दिया हुआ है। देखना एक भुजा एसी है, उसके समांतर एक रेखा खींची है डीई, तो ये जो शेष दो भुजा है ए बी और बी सी उसको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, यहाँ पर हो जाएगा बीई बटे में ईसी, बीई बटे में हो जाएगा ईसी। समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला क्या दिया हुआ है कि डीएफ और एई क्या है, समांतर है। तो डीएफ और एई कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, डीएफ इधर है और एई इधर है, यानी हमें ट्राइंगल ये वाला चूज करना पड़ेगा। ये अपने पास ट्राइंगल क्या है, ए बी ई। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में हमें क्या दिया हुआ है कि जो अपने पास डीएफ है वो एई के समांतर है, तो लिखेंगे डीएफ समांतर एई। ये सवाल में हमें दिया होगा। देखना भुजाएं समांतर लिखी है मतलब अनुपात भी बराबर आएगा। तो यहाँ से अनुपात क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। ये ट्राइंगल आ गया अपने पास 2। देखना ट्राइंगल एक से जो अपने पास अनुपात आया वो, और ट्राइंगल दूसरा है उससे जो अनुपात आया है वो। जब इसको ध्यान से देखते हैं तो इसका जो LHS वाला भाग है वो बराबर है, यानी जो RHS वाला भाग है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब हम इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प लेते हैं तो पता चलता है कि LHS बराबर है यानी RHS भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि BE बटे EC बराबर BF बटे FE। अनुपात यही तो था अपने पास कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। आगे वाला पीछे लिखा है, पीछे वाला आगे, तो इसको घुमाकर ऐसे भी लिख सकते हैं BF बटे FE
बराबर BE बटे EC। यही तो हमें सिद्ध करना था, एंस प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है अपने पास कि आकृति के अंदर DE समांतर OQ है, कि जो DE है ये OQ के समांतर है। फिर DF है वो OR के समांतर है, जो DF है वो OR के समांतर है। तो दर्शाना है कि EF समांतर QR, ये जो EF है वो QR के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। देखना हमें दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है OQ के, और साथ में लिखा हुआ है कि जो DF है समांतर है OR। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि EF है वो QR के समांतर है। देखना जो दिया हुआ है वही से स्टार्ट करेंगे, इसको हल करते हैं। देखना, अगर हम DE और OQ की बात करें तो DE OQ कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं? DE भी आना चाहिए और OQ भी आना चाहिए, तो ये अपने इसी ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। इस ट्राइंगल को हम नाम देते थे POQ, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में हमें क्या पता है कि जो DE है वो समांतर है OQ के, और ये हमें सवाल में दिया हुआ है। देखना, एक त्रिभुज की भुजा OQ है और उसके समांतर रेखा खींची गई है DE, तो ये जो शेष दो भुजा होगी उनको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो BPT से हम क्या लिख सकते हैं? BPT से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि PE बटे में EQ बराबर PD बटे DU। ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे लिखा हुआ है कि DF समांतर OR है, यानी DF और OR ये भी समांतर है। तो DF और OR दोनों कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं? तो ट्राइंगल है अपने पास POR, तो ट्राइंगल हम चुनते हैं POR, त्रिभुज POR। दिया हुआ क्या है इसमें कि DF है वो समांतर है OR। DF किसके समांतर है? OR के। तो BPT थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो BPT से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर भी अनुपात बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखे PD बटे DU, PD बटे DU बराबर PE बटे में ER, PF बटे में FR। PD बटे में DU है और PF बटे में क्या आ जाएगा? FR। ये अपने पास इक्वेशन आ गई 2। देखना अपने पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। दोनों के अंदर देखते हैं कि PE बटे EQ है वो PD बटे DU के बराबर है, और PD बटे DU लिखा हुआ है। PD बटे DU, कि जो PD बटे DU है वो PF बटे FR के बराबर है। देखना PD बटे DU इधर भी है, PD बटे DU इधर भी है। एक बार ये इसके बराबर है, एक बार इसके बराबर है, यानी ये जो दूसरे वाले भाग हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अपने पास क्या आ जाएगा कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, कि यहाँ पर ये वाला भाग PD बटे DU के बराबर था और यहाँ पर भी ये वाला भाग PD बटे DU के बराबर था, यानी ये PE बटे EQ और PF बटे FR ये आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर। अब देखना PE बटे EQ कहाँ पर है? PE बटे में EQ और PF बटे में FR। यहाँ पर देखना अनुपात ये भी तो लिखा हुआ है, और यहाँ पर अनुपात किससे बन रहा है? EF से बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि EF और QR समांतर हैं,
तो यहाँ पर हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज करते हैं। तो लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कि जो बीपीटी का विलोम है उसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ईएफ है वो समांतर है क्यूआर के। और यही हमें सिद्ध करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आकृति के अंदर क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है। कि जो ए बी है वो किसके समांतर है, पी क्यू के। फिर ए सी समांतर पी आर है, कि जो ए सी है वो किसके समांतर है, पी आर के। तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर है। ये जो तीसरा भाग है बी सी और क्यू आर, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। देखना हमें सवाल में गिवन क्या है। पहले अपने पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी समांतर पी क्यू है। एक तो ये दिया हुआ है, फिर लिखा है ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर। सिद्ध क्या करना है, बी सी समांतर क्यू आर। सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। सॉल्व करते हैं इसे। देखना अपने पास जो दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। देखना जब हम बात करते हैं ए बी और पी क्यू की, तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बनता है पी ओ क्यू, उसी के अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से ट्राइंगल चुनते हैं पी ओ क्यू में। इसके अंदर हमें क्या लिखा हुआ है, जो गिवन है वो लिखना है ए बी समांतर पी क्यू। ए बी समांतर पी क्यू ये गिवन है। तो बीपीटी से हम कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर बीपीटी से क्या लिखेंगे कि जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए ओ बटे ए पी, ए ओ बटे में ए पी बराबर ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि ए बी और पी क्यू क्या थे, समांतर थे। तो यहाँ पर हमने बीपीटी से इनका अनुपात लिख दिया आपस में बराबर, कि ओ ए बटे में ए पी और ओ बी बटे में बी क्यू। अगला हमें दिया हुआ है कि जो ए सी है वो पी आर के समांतर है। तो ए सी और पी आर कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ए सी इधर है, पी आर इधर है। अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल तो ये बनेगा पी ओ आर। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल लिखते हैं पी ओ आर में। इसके अंदर में क्या दिया हुआ है कि ए सी और पी आर समांतर है। तो लिखेंगे ए सी समांतर पी आर, ये हमें सवाल में गिवन है। और यहाँ पर हम बीपीटी की सहायता से अनुपात बराबर लिख सकते हैं। बीपीटी से क्या लिखेंगे कि जो ओ ए बटे ए पी है वो ओ सी बटे सी आर के बराबर है। तो लिखेंगे ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ सी बटे में सी आर। ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से भी अनुपात लिखा कि ओ ए बटे ए पी और ओ सी बटे सी आर। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो देखना इसके अंदर अपने पास ए ओ बटे ए पी है, इसके अंदर भी ओ ए बटे ए पी है। अब ए ओ या फिर ओ ए आपस में बराबर ही है। तो समीकरण 1 और 2 से अपने पास जो एल एच एस वाला भाग है वो बराबर आ रहा है, तो जो आर एच एस वाला भाग होगा वो भी अपने पास क्या आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो अपने पास एल एच एस और वाले जो दोनों भाग हैं इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में वो बराबर है। तो आर एच एस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तब हम कहेंगे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यानी ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर। देखना ये अनुपात तो बी सी के द्वारा बन रहा है और बी सी किसके समांतर है, क्यू आर के। तो क्या हम कह सकते हैं कि बी सी और क्यू आर समांतर है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी।
कि बीपीटी थ्योरम के विलोम से क्या लिख सकते हैं कि BC समांतर QR, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी की सहायता से इस सवाल नंबर 6 को आसानी से हल कर सकते हैं। देखना, हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक जो भी अपने हल किया है उसके अंदर या तो बीपीटी यूज किए हैं या फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज किए हैं। तो आप इसकी सहायता से जो सवाल है 1 से लेकर 6 तक वो हल कर सकते हैं। आपको एक बार घर पर इसकी पुनः प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की क्लास हम यही तक रखेंगे। कल की क्लास के अंदर हम इसका जो अगला भाग है सवाल नंबर 7 से, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।